टाइप 5 के क्वेश्चंस देखते हैं जी। एक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें स्टेप बाय स्टेप पहले कुछ किया, फिर बाद में कोई और इन्वेस्टमेंट कर दी, फिर बाद में पैसे चेंज कर लिए, रेट चेंज हो गया, इस तरह की बातें होती रहती हैं। तो आपने उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। और इस तरह के क्वेश्चंस में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगेगी वो लगेगी टाइम लाइन जो आपने ड्रॉ करनी है। कोशिश करें कि हर फाइनेंस के सवाल में टाइम लाइन ड्रॉ करें और उस टाइम लाइन की बेस के ऊपर आपका क्वेश्चन जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है, पूरी स्टोरी समझ आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में देखते हैं, पर्सन इन्वेस्टेड ₹25,000 इन सेविंग अकाउंट पेइंग 12% इंटरेस्ट कंपाउंड सेमी एनुअली। ओके, आफ्टर 3 years he withdraw ₹20,000 from the account and invested in a certificate of deposit paying 12% interest compound monthly, leaving the remainder in the saving account। ठीक है जी, यानी कि हुआ ये कि एक बंदे ने जो है ना कुछ पैसे इन्वेस्ट किए। ठीक है, कितने इन्वेस्ट किए? 25,000। तो आप एक टाइमलाइन ड्रॉ करें जिसके बिल्कुल शुरू में 25,000 आप लिख दें। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो इंटरेस्ट था इसका डेट वॉज 12% और कंपाउंडिंग क्या था? सेमी एनुअली था। तो सेमी एनुअल कंपाउंडिंग का मतलब है N2 होगा। ठीक है जी। और 3 साल तक ऐसे ही होता रहा। तो जब 3 साल गुजर गए, आपके पास कुछ पैसे बने होंगे जिसे हम S कह सकते हैं। ठीक है जी। आफ्टर 3 years ही विड्रॉज ₹20,000 फ्रॉम द अकाउंट। तो इन पैसों में से उसने 20,000 माइनस कर दिए। ठीक है, कुछ ज्यादा बने होंगे ना, देखिए 25,000 था, इवन उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा तो पैसे तो ज्यादा बन गए होंगे। तो हुआ ये कि इन पैसों में से जब उसने कुछ पैसे जो है वो विड्रॉ कर लिए, तो फिर उन पैसों को उसने दोबारा इन्वेस्ट किया। और वो कब वो इन्वेस्ट किया है? लिविंग द रिमाइंडर इन द सेविंग अकाउंट। और वो उसने इन्वेस्ट किया 12% कंपाउंड मंथली के ऊपर, यानी कि ये जो पैसे इन्वेस्ट हुए हैं इसका रेट भी 12% है और इसकी कंपाउंडिंग 12 है। पहले की कंपाउंडिंग 2 थी, इसकी 12 है। लिविंग द रिमाइंडर इन द सेम अकाउंट। तो इस अकाउंट में जो पैसे रिमेनिंग रह गए हैं वो भाई 20,000 माइनस करके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, हाउ मच इज हिज टोटल अमाउंट 2 years आफ्टर द परचेज ऑफ द सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट आपने परचेज किया है इसके 2 साल के बाद, यानी कि 2 years के बाद उसके पास कितने पैसे बच गए होंगे? तो जनाब 20,000 रुपये तो उसने वहां से निकाले और 20,000 रुपये तो 12% के ऊपर इन्वेस्ट कर दिए। एक तो उसके पास ये पैसे आए होंगे, दूसरा इसमें से ये माइनस करने के बाद जो ये पैसे बचे होंगे ये भी तो उसने इन्वेस्ट किए होंगे ना 2 साल के लिए, क्योंकि उसने लिखा हुआ है लिविंग द रिमाइंडर इन द सेविंग अकाउंट। सेम सेविंग अकाउंट के अंदर उसने ये पैसे रहने दिए। तो फिर जनाब ये जो पैसे उसके पास अब बने होंगे, एक तो जो है ये वाले पैसे, ये 12% कंपाउंडिंग 2 years के लिए, कंपाउंडिंग ट्वाइस इन ईयर्स के लिए 2 साल के लिए ये वाले पैसे इन्वेस्ट हुए होंगे और ये वाले पैसे इन्वेस्ट हुए होंगे। तो फिर अब हम इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस बनेगा। अब देखें, एक्चुअली इस सवाल की जब टाइमलाइन हमने ड्रॉ की तो हमें पता चला कि हमें इसमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमें ये वाला जो 25,000 का प्रिंसिपल है इसकी 3 साल के बाद वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। और फिर उसके बाद उसमें से 20,000 माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग बचेंगे उसकी फिर 2 साल के लिए, और ये जो 20,000 है इसकी भी 2 साल के लिए डिफरेंट रेट के ऊपर हमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हम उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये कैलकुलेशन पहली वाली जो है वो आपको पता है कि S = P × 1 + RT। अब देखिए R⁻T होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये फार्मूला एक ही हमने पढ़ा है अभी तक, यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझ के जब आपने उसके ऊपर अप्लाई किया तो फिर आपको पता चला कि यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले के अलावा आपकी बाकी मैथ की लॉजिक भी चेक होगी कि कौन सा फार्मूला किधर लगेगा, टाइमलाइन कैसे बनेगी, और इस तरह के क्वेश्चंस की टाइमलाइन आप कैसे ठीक कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस से ठीक कर सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस को करें, लेकिन एक वही प्रॉब्लम होती है कि बच्चे बार बार डिफरेंट टाइप के टीचर्स के डिफरेंट क्वेश्चंस को पकड़ के करने की कोशिश करते हैं, वो एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश नहीं करते। तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि ये जो टाइप बाय टाइप मैंने आपको जो क्वेश्चंस बताए हैं आप उन टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस के साथ जो है ना वो चलें और उन क्वेश्चंस की टाइप को ज़हन में रखते हुए सॉल्व करें। जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, हमने टाइमलाइन ड्रॉ की और इस टाइमलाइन की बेसिस के ऊपर हम लोगों ने कैलकुलेशन की है। अच्छा, तो पहले वाला
जो स्टेप नंबर 1 होगा, मैं कहता हूँ जी कि इसका फार्मूला होगा जी एस इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी। तो प्रिंसिपल है जी 25,000 का, और 1 है प्लस रेट कितना है जी इस वक्त 12% है, और आपको पता है कि जब n होता है तो हम n से r को n से डिवाइड करते हैं। टाइम कितना है जी 3 ईयर है, इसको फिर n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके पास जो अमाउंट बनेगी दैट इज व्हाट। अच्छा, अब नॉर्मली होता ही है कि ये बड़ी लेंथी कैलकुलेशंस हो जाती हैं, तो मैंने इसके लिए जनाब एक एक्सेल की शीट बनाई हुई है, मैं जिसमें वैल्यूज पुट करता हूँ, तो वो एक्सेल की शीट मुझे खुद ही जो है ना वो आंसर निकाल के दे देती है कि जनाब इसका ये आंसर है। तो उस एक्सेल की शीट को भी मैं ओपन कर लेता हूँ। आप तो कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेशंस करेंगे ना, तो जनाब हम बात कर रहे हैं इसकी कंपाउंड इंटरेस्ट है जी। कंपाउंड इंटरेस्ट में पी आपको दिया होगा, पी अगर आपके पास है तो कितना है जी 25,000 है, तो मैं यहाँ पे 25,000 लिख देता हूँ। एस नहीं लिखता। रेट कितना है, रेट है 12%, कंपाउंडिंग साल में 2 दफ़ा है, और टाइम है 3 साल, तो यहाँ पे ये पैसे बन जाते हैं 35,463 रुपये। ठीक है जी, तो ये मैंने एक्सेल के फार्मूले लगाए हुए हैं। ये शीट आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने अगर ये सवाल सॉल्व किया है और आपने देखा कि यार ये तो कैलकुलेशन ही ठीक नहीं है, तो आप यहाँ पे आए, फार्मूले लगे हुए हैं, क्योंकि अक्सर औकात कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, दोबारा कैलकुलेशंस को चेक करने में भी मसला होता है। तो जनाब आप यहाँ पर रेलिवेंट इनपुट्स डालेंगे तो आपके पास यहाँ पर रेलिवेंट आउटपुट्स आ जाएंगे। ठीक है जी, तो एस इज इक्वल टू 35,463। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एस जो आ रहा है वो आ रहा है जी 35,463। उसमें से जब मैं 20,000 माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 15,463। तो अब सेम है, सबसे पहले मैंने ये देखना है कि ये जो 15,463 हैं ये 2 साल के बाद कितने बन जाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, 15,463 इधर लिख दूंगा। ठीक है, बहरहाल ऑन दी अदर एंड आप कैलकुलेटर के ऊपर भी ये काम कर सकते हैं, जो कि आपको आता ही है। 12% 2 साल के लिए, तो ये बनेंगे 19,521 रुपये। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये 19,521 रुपीज़ बनेंगे। और ये जो 20,000 रुपये हैं जो उसने अब अलग से सर्टिफिकेट के अंदर जमा कराए हैं, 20,000 लिख दूंगा। रेट 12% ही है, कंपाउंडिंग 12 इन ईयर है, तो बनेंगे 25,395 रुपये। तो वो भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा 25,395। अब मैंने इन दोनों को ऐड करना है, तो फिर मेरे पास जो है ना इसका आंसर आ जाएगा 35,916 मेरे ख्याल से आंसर होगा। आप लोगों से बात करने के दौरान मैंने इसको ऐड किया, गलती भी हो सकती है। बहरहाल मकसद ये था कि हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन करें जिसमें कि हम लोग एक टाइमलाइन को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं। अब इस तरह के बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, जनाब एक बंदे ने इतने पैसे लिए, थोड़ी देर के बाद इतने पैसे मजीद ले लिए या इतने पैसे वापस कर दिए। तो रूल क्या होता है कि जितनी अमाउंट जितनी देर तक आपकी आउटस्टैंडिंग रहेगी उतनी अमाउंट के ऊपर उतना इंटरेस्ट आपने पे करना है, राइट। सो दिस इज हाउ वी विल डू इट। तो हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के तकरीबन हर तरह के क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस कर ली है। एक और सवाल है जी स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस के अंदर। देखिए, एडम borrowed some money at the rate of 6%। एडम भाई ने कुछ पैसे परचेज किए, पैसे लिए 6% इंटरेस्ट के ऊपर फॉर द फर्स्ट 2 years। पहले 2 साल जो उसको इंटरेस्ट देना पड़ा वो 6% था। इसके बाद 9% फॉर द नेक्स्ट 3 years एंड एट द रेट ऑफ 14% फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 years। तो यानी कि ऐसे होता है, प्रैक्टिकली भी ऐसे होता है कि अगर आप किसी बंदे से लोन लेते हैं, कुछ बैंक्स में या अक्सर गवर्नमेंट्स की स्कीम्स आती हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट कहती है कि जी हम लोग अपने नौजवानों को कर्जा देंगे और वो कर्जा जो है वो नौजवान जो है ना वो उसको इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर मुझे वापस करेंगे। लेकिन अगर नौजवान कहते हैं नहीं जी मैं पहले 3 साल आपको कोई कर्जा वापस नहीं करूंगा, मैं उसके बाद अगले 3 सालों में इंटरेस्ट वापस करूंगा, तो फिर बैंक क्या करता है जी वो आपको एक हायर रेट अप्लाई करता है। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा हो तो वो फिर और हायर रेट अप्लाई करता है। वो कहता है कि नहीं फिर आपको जो इंटरेस्ट है ना वो ज़्यादा अमाउंट के ऊपर देना पड़ेगा। इस तरह की डिफरेंट स्कीम्स आती हैं जिसमें कि लेंडर और जो बोरोवर है उन दोनों की रजामंदी शामिल होती है। वो जिस तरीके से भी करना चाहे वो कर सकते हैं। बहरहाल इस सवाल में क्या हुआ कि एडम borrowed some money at the rate of 6% for the first 2 years and at the rate of 9% for the next 3 years and at the rate of 14% for the period beyond 5 years। 5 सालों से ज़्यादा के टाइम के लिए जो है ना वो उसने इतना इंटरेस्ट रेट दिया। अगर इसने टोटल जो इंटरेस्ट पे किया वो 11,400 रुपये पे किया है, एट द एंड ऑफ 9 years हाउ मच मनी डिड ही borrowed।
ठीक है जी। तो जनाब इसकी अब टाइमलाइन बनाना ज़रूरी है कि हुआ ये होगा कि उसने कुछ पैसे लिए होंगे और पहले 2 सालों तक जो है ना वो उसने जो रेट लिया दैट इज़ 6%। कंपाउंड का जिक्र नहीं है तो ये सिंपल इंटरेस्ट होगा। अगले 3 सालों तक जो है वो उसने जो लिया वो लिया जी 9% के ऊपर, यानी कि इसी के ऊपर उसने कहा 2 साल अगर तुमने पैसे वापस नहीं किया अब तुम्हें ज़्यादा रेट पड़ेगा, ठीक है जी। तो और अगले 4 सालों तक, क्योंकि टोटल इसी तरह से 9 साल बनते हैं, 2 ये और 3 5 और 4 9, उसको जो रेट पड़ा दैट वाज 14%। तो उसने कहा है कि जी इन सारों का जो टोटल इंटरेस्ट मिला है तो वो बनता है जी 11,400 रुपये। तो अब ज़रा पी आपने फाइंड करना। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपको पता है प्रिंसिपल जो है ना वो फिक्स रहता है, प्रिंसिपल चेंज नहीं होता। तो हम लोग कहेंगे कि जो इंटरेस्ट है इसका, इसे हम कह सकते हैं इंटरेस्ट ऑफ पीरियड 1, इसे हम कह सकते हैं इंटरेस्ट ऑफ पीरियड 2 और इसे कह सकते हैं इंटरेस्ट ऑफ पीरियड 3। इन तीनों पीरियड्स का जब हमने इंटरेस्ट ऐड किया I1 I2 और I3 तो ये मेरे पास बना 740 नहीं, ये मेरे पास बना 11,400। अच्छा, पहले पीरियड के इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट है, I=PRT का फार्मूला है, प्रिंसिपल अननोन है तो मैं कह सकता हूं कि ये है जी प्रिंसिपल विच इज अननोन, रेट है जी 0.06 और टाइम कितना है जी 2 years, ठीक है। अच्छा, दिस विल बी इंटरेस्ट ऑफ ईयर 1, इंटरेस्ट ऑफ पीरियड 1, नॉट ईयर 1, पीरियड 1। इंटरेस्ट ऑफ पीरियड 2 की बात करते हैं तो उसमें सेकंड पीरियड में इंटरेस्ट अगर आपने अप्लाई करना है तो किस अमाउंट पे अप्लाई करेंगे? बिल्कुल जो ओरिजिनल अमाउंट आपने परचेज ली है। क्यों? क्योंकि ये एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे P इज इक्वल टू 0.09 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है जी। तो ये इसका इंटरेस्ट हो जाएगा दूसरे पीरियड का। तीसरे टाइम पीरियड के इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू 0.14 मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये जो है ये इस पीरियड का इंटरेस्ट हो जाएगा। यानी कि हमने इंटरेस्ट के बारे में जो चीज़ उसने इन्फॉर्मेशन हमें दी थी वो ये दी थी कि ये सारे इंटरेस्ट मिलाएं तो 11,400 रुपये बनते हैं। तो हमने कहा पहले पीरियड का इंटरेस्ट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0.12p प्लस दूसरे टाइम पीरियड का जो इंटरेस्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू 0.27p प्लस 0.56p दैट विल बी इक्वल टू 11,400। तो अब जब 11,400 रुपये के साथ आप यहाँ से P कैलकुलेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ज़रा P कैलकुलेट करके मुझे जल्दी से मैसेज करके बताएं कि P क्या आ रहा है, क्योंकि बहुत देर से तमाम बच्चे जो है ना वो तकरीबन सोए हुए हैं, पता नहीं आप पढ़ भी रहे हैं कि नहीं। तो ज़रा इसको सॉल्व करें, मुझे बताएं कि P का आंसर क्या आ रहा है। ये जो इक्वेशन आपके सामने मैंने दे दी है, आप लोगों का वेट करूँगा मैं। P बताएँ क्या होता है, क्या आंसर आ रहा है जिसका। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि चलें कोई बात नहीं बाकी और बच्चे सॉल्व कर लेंगे तो फिर यकीन माने कि सारे बच्चे ये सोच रहे हैं। जी ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों ने अब मुझे बताना शुरू कर दिया है। तो प्रिंसिपल जो है ना वो 12,000 रुपये के इक्वल है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर हम करते इस सेंस में कि सारा सिनेरियो हर चीज़ बिल्कुल सेम है लेकिन सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, वो आपको कह रहा है कि ये जो इंटरेस्ट है पहले साल का ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं? राइट, फिर हम क्या करते? देखें, पहले साल का इंटरेस्ट जो है उसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर T माइनस 1, और हमें हर एक के साथ जो है वो ये वाला कैलकुलेशन करनी पड़ती है और फिर उसके बाद हम इसको जो है ना वो सॉल्व करते और फिर उसके बाद हम इसको फाइंड आउट करते। फॉर एग्जांपल पहले पीरियड की अगर हम बात करें तो पहले पीरियड का जो इंटरेस्ट बनना था फिर वो बनना था P तो अननोन था, 1 प्लस रेट कितना था जी 0.06, पावर कितनी लगनी थी जनाब इसके साथ पावर लगनी थी 2 सालों की, तो पावर बननी थी 2 माइनस 1। तो ये बनना था इंटरेस्ट पहले साल का, पहले पीरियड का, पहले 2 साल के टाइम पीरियड का। और अगर हम लोग अगले 2 साल के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो आपको पता है कि सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है कि जो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट बना होगा वो इसके अंदर ऐड हो चुका होगा। तो जब आप दूसरे साल के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो फिर मेरे भाई आपने यहाँ पे फिर दोबारा P नहीं लिखना, P इंटू 1 प्लस
0.09 रेज़ टू पावर 3 -1। यहाँ पे आपको p नहीं लिखना, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल प्लस ये वाला जो इंटरेस्ट निकला है ये यहाँ पे ऐड करके लिखना पड़ेगा, राइट यानी कि फर्ज करें कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.06 रेज़ टू पावर 2 -1, तो हम इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। हमारे पास है जी 1.06, कैलकुलेटर का मोड क्लियर करते हैं जी, तो हम लोग प्रेस करेंगे शिफ्ट क्लियर 3 इज इक्वल टू AC, ठीक हो गया। अच्छा अब मैंने क्या करना है जी 1.06 का स्क्वायर -1, तो ये मेरे पास आना था जी 0.1236, तो ये बनना था 0.1236p। यहाँ पे मैंने क्या करना था, यहाँ पे मैंने अब वो अमाउंट लिखनी थी विच इज 0.1236p, ये तो इंटरेस्ट था इस साल का, प्लस p, यानी कि यहाँ पे ये वाला टाइम पीरियड लिखना था। तो अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता, लेकिन हम लोग जो है ना इसको जब सिंपल इंटरेस्ट से कर रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट से चीज़ें इजी हैं। जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते हैं तो हमने हर स्टेप की एक जो है ना वो एक लाइन टाइम लाइन बना लेनी है, उस टाइम लाइन के हिसाब से हमने इसको कैलकुलेट कर लेना है। हम लोग आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम ऑफ 725 रुपये जो है ना ये आपने दिए हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एक साल के शुरू में, एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है जी। आफ्टर 8 months सम ऑफ रुपीज 362,50 इज मोर इज लेंट, यानी कि आपने साल के शुरू में तो दिए 725 रुपये, लेकिन जब 8 महीने गुजरे थे तो आपने कुछ और पैसे भी दे दिए 362 रुपये 50 पैसे, ये भी लोन दे दिया। तो एक दफ़ा ये पेमेंट हुई, दूसरी दफ़ा ये पेमेंट हुई, बट अच्छा जी उसके बाद ये पैसे मजीद आपने दिए, बट एट द रेट ट्वाइस द फॉर्मर, जिस रेट के ऊपर आपने ये पैसे दिए थे ये वाला रेट उससे 2 गुना था। तो अगर हम कहेंगे कि दिस इज R, देन दिस विल बी 2R, ओके। और कलर को मैं चेंज कर लेता हूं क्योंकि शायद इसमें देखने में दिक्कत हो रही है बच्चों को। अच्छा तो ये हो गया जी 725 रुपये और 362,50 रुपये। इसके बाद जो है वो उसने कहा कि एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसे ही साल गुजरा यानी कि 12 महीने पूरे हुए, 33 रुपये 50 पैसे इज अर्न्ड एज इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ लोन्स, इन दोनों लोन्स के ऊपर, एक लोन ये है और एक लोन ये है, इन दोनों के ऊपर जो इंटरेस्ट आपको मिला है वो मिला है जी 33 रुपये 50 पैसे, ठीक है जी। व्हाट वाज द ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ये यार आपने फाइंड आउट करना था। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बड़ा सीधा सा है। आपको पता है कि 725 रुपये जो है वो कितनी देर तक आउटस्टैंडिंग रहे हैं, 12 महीनों के लिए। तो 725 रुपये जब 12 महीनों के लिए आउटस्टैंडिंग रहते हैं, मंथ में अगर डाटा दिया हो तो उसको 12 पे डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें आंसर जो है ना वो ईयर्स में मिले, और इसका जो रेट था वो R था। तो ये I = PRT हम लोगों ने निकाल लिया। तो ये रेट, अच्छा इसको थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट तरीके से करते हैं। देखें उसने हमें बताया कि इन दोनों का जो इंटरेस्ट है वो है 33 रुपये 50 पैसे, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ लोन 1, इंटरेस्ट ऑफ लोन A कह सकते हैं, प्लस इंटरेस्ट ऑफ लोन B इज 33 रुपये 50 पैसे। अब ये जो इंटरेस्ट ऑफ A है ये किसका है, 725 रुपये का इंटरेस्ट है। तो 725 रुपये का इंटरेस्ट का फार्मूला I = PRT बनेगा। क्योंकि उसने ये नहीं बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है तो हम अज्यूम करेंगे कि ये सिंपल इंटरेस्ट का ही सवाल है। तो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में हम लोगों ने I = PRT लिया। प्रिंसिपल था जी 725, रेट हमें नहीं पता था R था, और टाइम था जी 1 साल यानी कि 12 महीने। हम लोग अगर डाटा मंथ में दिया हो तो उसको 12 पे डिवाइड करके लिख देते हैं ताकि वो ईयर्स में कन्वर्ट हो जाए, और ये हमारे पास आ जाएगा इंटरेस्ट ऑफ ईयर 1, इंटरेस्ट ऑफ लोन 1। अगर हम दूसरे लोन के इंटरेस्ट की बात करें तो उसमें भी वही फार्मूला लगेगा PRT। प्रिंसिपल क्या था जी इसका, प्रिंसिपल था 362 रुपये 50 पैसे। अब रेट कितना था हमें नहीं पता, लेकिन 2R था, R ही तो हमने फाइंड आउट करना है। और
टाइम कितना था, टाइम था 4 महीने, तो 4/12 कर दिया। अगर टाइम मंथ्स में दिया होगा तो हमने उसको 12 पे डिवाइड करके फॉर्मूला में लिखना है। तो इस तरीके से ये भी इधर आ गया, ये इधर आ गया। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है कुछ ऐसे बनी कि 725 इंटू आर इंटू 12/12 प्लस 362.5 इंटू 2r इंटू 4/12 दैट इज इक्वल टू 33.50। अब ये इक्वेशन आपके पास बन गया। अब आप इस इक्वेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, सॉल्व करें, तो जनाब आप लोग जो है ना वो एक आंसर पे पहुंच जाएंगे।